नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक अमेरिकी संविधान में शक्तियों का पृथक्करण, अमेरिकी संविधान में शक्तियों का पृथक्करण यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में किस प्रकार से अपनाया गया है पढ़ेंगे। ओग और रे के अनुसार एक विचारक हुए हैं, ओग और रे। अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत, यानी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है अमेरिका के संविधान में, वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति विभाजन सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू है और मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सरकार के 3 अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ए वी मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया है और यह कहता है, मॉन्टेस्क्यू ये मानता है कि यदि जनता के मौलिक अधिकार सुरक्षित रखने हैं, यदि निरंकुश शक्ति पर नियंत्रण करना है या कहें तो सीमित शासन स्थापित करना है या जनता के हित में शासन करना है, तो सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो होते हैं वे अलग अलग विभाग होने चाहिए और अलग अलग लोग उनमें कार्य करने चाहिए। एक ही समूह द्वारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये अंग पृथक होने चाहिए और अपने अपने कार्य इनको करने चाहिए, बिना कारण इनको एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का यही जो है उद्देश्य रहा और उनका कारण ये रहा कि अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है, जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो ऐसा करना होगा, ऐसा मॉन्टेस्क्यू कहता है। अमेरिकी संविधान और शक्तियों का पृथक्करण अमेरिका में किस प्रकार से है, यानी कहें तो संपूर्ण विश्व की दृष्टि से देखें तो अमेरिका का जो सिस्टम है, अमेरिका का जो संविधान है, उसमें ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया गया है और पूरा प्रयास उन्होंने किया है। हालांकि अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और न ही संविधान में इसे परिभाषित किया गया है, लेकिन संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी न परिभाषा की गई है, न घोषणा की गई है कि यह शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होगा अमेरिकी संविधान, लेकिन संविधान के प्रथम 3 जो अनुच्छेद हैं उनसे शक्ति विभाजन सिद्धांत स्पष्ट दिखता है। तो इन तीनों अनुच्छेदों को हम पढ़ रहे हैं। पहला है अनुच्छेद 1 खंड 1 में कहा गया है, संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 2 का भी खंड 1 कहता है, समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। और अनुच्छेद 3 का खंड 1 कहता है, न्याय संबंधी समस्त शक्ति
एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर स्थापित करेगी। यानी अनुच्छेद 1 जो है समस्त व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां अमेरिकी कांग्रेस को सौंपता है। अनुच्छेद 2 का खंड 1 समस्त कार्यपालिका शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं और अनुच्छेद 3 का खंड 1 न्याय संबंधी समस्त शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और निम्न न्यायालयों को सौंपी गई हैं। ये तो है संविधान में जो दिखता है। इसके साथ साथ जो व्यवहारिक सरकार का जो व्यवहारिक ढांचा है अमेरिका में, उसमें भी हमें शक्ति पृथक्करण दिखाई देता है, जिसमें पहला आता है शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया। यानी हम शक्ति पृथक्करण को कई रूपों में भी देख सकते हैं, जिसमें पहला है शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की जो प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के। कांग्रेस अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो तीनों अंगों की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है या नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो तीनों का अलग अलग है। ये तो पहला हुआ शक्ति पृथक्करण और कहाँ कहाँ दिखता है। दूसरा है शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। शासन के एक ही अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में से एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान है। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग का ही सदस्य हो सकता है। यानी कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका इनमें से किसी एक का ही सदस्य हो सकता है, इनमें से किसी दो का नहीं। तो अंग की जो सदस्यता है उसका प्रावधान भी अमेरिका में अलग है। तीसरा जो हम देखते हैं वो है सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका अलग अलग कार्यकाल है और कार्यकाल की निश्चितता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष और न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है। तो सबका अपना अपना कार्यकाल अलग अलग है और निश्चित है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका 2 वर्ष, सीनेट का 6 वर्ष, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राष्ट्रपति का 4 वर्ष और न्यायाधीशों का जीवन पर्यंत अपनी क्षमता के अनुरूप वो कार्य कर सकते हैं। और चौथा आता है विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। विभिन्न जो अंग हैं उनके सदस्यों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या उत्तरदायित्व हैं उसके संबंध में भिन्नता पाई जाती है अमेरिका में। जैसे कि प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आपको जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। प्रतिनिधि सभा का सदस्य जिले के मतदाताओं के प्रति रेस्पॉन्सिबल समझता है। सीनेट सदस्य संपूर्ण प्रांत के प्रति, संपूर्ण राज्य के प्रति अपने आप को उत्तरदायी मानता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है तथा न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो विभिन्न अंगों के जो सदस्य हैं उनका उत्तरदायित्व भी उत्तरदायित्व में भी भिन्नता नजर आती है अमेरिकी सिस्टम में। प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। सीनेट के सदस्य संपूर्ण राज्य के प्रति या कहें तो प्रांत के प्रति, और राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति, संपूर्ण अमेरिका के प्रति, और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अमेरिका का जो संवैधानिक ढांचा है शक्ति पृथक्करण
सिद्धांत पर आधारित है। और शक्ति पृथक्करण जो हालांकि परिभाषित नहीं किया गया है, घोषणा भी नहीं की गई है कि अमेरिकी संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन अमेरिकी संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में स्पष्ट दिखता है कि सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने विशेष क्षेत्र में कार्य करते हैं, अपना अपना विशेष काम उनको सौंपा गया है और एक दूसरे के अंतर्गत वो हस्तक्षेप नहीं करते। इसके साथ साथ और कई मामलों में देखने को मिलता है शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। एक व्यक्ति एक विशेष में एक ही अंग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सरकार के ये विभिन्न जो अंग हैं उनका कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता भी, कार्यकाल अलग अलग है और उनके कार्यकाल की निश्चितता है और विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में विभिन्नता नजर आती है। तो आज हमने अमेरिकी संविधान में विशेष तौर पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ा। धन्यवाद।